हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कल हमने दो बातें की थी। हमने देख लिया था मैटर, देख लिया था, और इसके बाद हमने एनर्जी भी देख ली, और इसी के साथ साथ हमने ये बात कर ली थी, आइंस्टाइन की बात कर ली थी हमने। आइंस्टाइन ने कहा था E = mc स्क्वायर, है ना, जहाँ E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, यानी क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल का वर्ग है ये ना, और ये क्या है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो ये बात हमने कल की थी। फिर हम अगर आगे की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक हमको बोलती है कि पहले आप इसका ओवरव्यू ले लो कि जो आपको फिजिक्स पढ़नी है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी की शाखाएं, इसमें हेडिंग है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी की शाखाएं। ठीक है, तो हम भौतिकी की शाखाओं की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, फिर होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर है इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्टिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और इसके बाद है बस ये चार ही है, ये चार है। और फिर इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ये जो चारों की चारों ब्रांचेस हैं ये आई है कहाँ से, ये है क्लासिकल फिजिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स। तो देखते हैं हम लोग इसका ओवरव्यू कि हम मैग्नेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। मैग्नेटिक्स में जो जो हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक्स को बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। सबसे पहले तो इसका हिंदी में नाम होता है चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी। और थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। और ऑप्टिक्स को कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो कार मोशन ऑफ द कार, है ना, कार की गति। कार की गति यानी कि मोशन ऑफ द कार, ठीक है, कार की गति पढ़ेंगे। इसके बाद आगे आ जाते हैं फ्रैक्शन
फ्रिक्शन, फ्रैक्शन क्या था, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ठीक है। इसके बाद रॉकेट, प्रोपल्सन, रॉकेट सिद्धांत होता है, रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट प्रक्षेपण। इसके बाद और 2-3 चीजें और लिखने इसमें, साउंड वेव भी यहीं पढ़नी, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग। ये सारी की सारी चीजें हैं ना, और भी चीजें हैं इसमें, लेकिन हम लोग समझने के लिए बस लिख रहे हैं। किसमें आती है, चिर सम्मत भौतिकी में। इसके बाद अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में आता है हीट यानी कि ऊष्मा, इसके बाद टेम्परेचर यानी कि ताप, टेम्परेचर यानी कि ताप, फिर हीट इंजन, हीट इंजन या ऊष्मा इंजन बोलते हैं। इसके बाद में अगली बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ये हम लोग, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं यदि बात करता हूँ आपसे तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे चार्ज यानी कि आवेश, इसके अलावा एसी और डीसी करंट, हाँ, एसी और डीसी धारा बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नेट यानी चुंबक, ठीक है, और फील्ड पढ़ेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। चलो ऑप्टिक्स में देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमको, जैसे लाइट, वेव्स यानी प्रकाश, फिर तरंग, इसके अलावा पार्टिकल या मिरर, मिरर यानी दर्पण, ये पढ़ते हैं। इसके बाद पार्टिकल्स यानी कि कण होते हैं जितने भी, उनके बारे में स्टडी की जाती है। और इसके बाद लेंसेस, जितने टाइप के भी लेंस होते हैं उनकी बात करते हैं। और टेलीस्कोप वगैरह सब यही स्टडी है। लेंस को लेंस ही बोलते हैं, टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। तो ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और ये जो है, ये सारी की सारी जो 4 ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो मैग्नेटिक्स हो, इसके अलावा क्या है थर्मोडायनेमिक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके अलावा क्या ऑप्टिक्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट हैं। तो
तो क्लासिकल फिजिक्स के कौन से पार्ट है? ये 4 पार्ट हैं। मैकेनिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व, और इसके अलावा फिर ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। और उसके अंदर हम ये इतनी सारी चीज़ों का क्या है, हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारी होती है कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स। और फिर फिजिक्स की पहली ब्रांच हो गई है ना अभी, ये कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद होती है सेकंड ब्रांच होती है, ये एक होगी क्लासिकल फिजिक्स, है ना, या इसको मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। और सेकंड होती है मॉडर्न फिजिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स, या जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, या इसका एक और नाम है क्वांटम फिजिक्स, है ना, क्वांटम भौतिकी। देखो इसके अंदर हमको क्या क्या स्टडी करना होता है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एटम यानी अणु, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, न्यूक्लियस नाभिक, इसके अलावा सेमीकंडक्टर ये अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। और अगली बात करते हैं हम लोग, तो हम इसमें स्टडी करेंगे और एक्सरे, यानी कि एक्स किरणें। ये होता है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ये होती है हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो देखो बेसिकली फिर 2 ब्रांचेस हो गई यहाँ पर, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 ब्रांचेस हो गई, एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ये उसका ओवरव्यू हो जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स, जिसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। सेकंड होती है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। और इसके पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ, इसमें वो चारों आ जाएंगे, है ना, मैकेनिक्स, है ना, यांत्रिकी। और इसके बाद में क्या है? मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के बाद हो जाएगा ऑप्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ आ जाता है फिर वो सारी चीजें, है ना, एटम, इलेक्ट्रॉन, एक्सरेस और सेमीकंडक्टर। ये हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का ओवरव्यू। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और फिर इसकी ब्रांचेस मैंने आपको अभी बता दी है पहले कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं।
तो बेसिकली ये हो गई ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चल इसके बाद अगली हेडिंग है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज की यदि मैं बात करता हूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक नियमों की प्रकृति या भौतिकी के नियमों की प्रकृति। देखो इसमें 3 बातें करनी है, इंपॉर्टेंट है 3 बातें यहाँ समझनी, सिमिलर वे में समझते रहेंगे, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। पहली चीज है आपके लिए साइंटिफिक एटीट्यूड। देखते हैं क्या साइंटिफिक एटीट्यूड हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद सेकंड है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। इसके अलावा फिर होता है साइंटिफिक लॉस यानी कि वैज्ञानिक नियम। साइंटिफिक लॉस यानी वैज्ञानिक नियम। देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। देखो द फिलॉसफी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन। द फिलॉसफी डेवलप्ड on the basis of logics and experiments, यानी कि तर्क और प्रायोगिक परिणामों पर आधारित विचारधारा को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हिंदी में लिखेंगे तर्क व प्रायोगिक परिणामों पर आधारित विचारधारा है ना। इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम किसको कहेंगे? जो क्या है तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होना। ठीक है, प्रायोगिक परिणामों पर आधारित होना चाहिए और तर्कों पर आधारित होना चाहिए। मतलब इसका क्या है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा किसी भी है ना, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो लॉजिकल होना चाहिए, इसमें लॉजिक होना चाहिए। ठीक है,
यानी कि ऐसा नहीं है आपने कुछ भी हवा में बोल दिया, उसमें आपका लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक आपने बता दिया कि ये लॉजिक होगा, और फिर उसका क्या है, आपको प्रायोगिक सत्यापन भी करना है, आपको उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये दोनों आपके पास होने चाहिए। तब वो जो क्या है आपकी थ्योरी है या आपने जो भी सिद्धांत वगैरह दिया है वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक एटीट्यूड कहलाएगा। इसके बाद अगली बात होती है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, द वर्किंग लॉस इनिशियली फॉर्मुलेटेड बट द वर्किंग लॉस initially formulated but not verified, यानी कि ऐसे प्रायोगिक मतलब ऐसी थ्योरी आपने दे दी है जो क्या है कि उसमें क्या है कि आपने वर्किंग जो है आपकी वो चालू तो कर ली, आपने उसका फॉर्मेशन तो कर लिया है, लेकिन वो अभी तक क्या है वेरीफाइड नहीं हुई है। यानी कि हिंदी में देखते हैं क्या होगा, यानी कि प्रारंभिक तौर पर बनाए गए ना कार्यकारी नियम यानी कि वर्किंग लॉ जो जिनका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है, जैसे अभी चल रहा था कि जो स्पिरिट होती है हमारी, जो आत्मा होती है ना, तो आत्मा की क्या है एक परिकल्पना दी हुई है हम लोगों ने। वो क्या है उसका प्रारंभिक तौर पर उन्होंने क्या है कार्यकारी नियम बना दिया है कि एक आत्मा होती है, वो क्या है डेथ के बाद वो जो है वो शरीर से निकल जाती है, लेकिन उसका अभी अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है ना, वो क्या नहीं हुई है, अभी वेरीफाइड नहीं हुई है। तो इस टाइप की जो थ्योरी होती है वो कहलाती है हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना। और फिर देखेंगे साइंटिफिक लॉस क्या होते हैं। तो द जनरल स्टेटमेंट्स which tells about the behavior of nature, which tells about behavior of nature। तो जो प्रकृति के व्यवहारों को दर्शाता है ना, वो वैज्ञानिक नियम कहलाता है। प्रकृति के व्यवहार को दर्शाता है वैज्ञानिक नियम कहते हैं उसको। तो ये अंतर होता है ना। अब वैज्ञानिक नियम क्या होगा, जैसे प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं ना, नेचुरल फिनोमिना जो है उसकी केवल इससे स्टडी की जाती है ना। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमेशा फॉर्मूले के फॉर्म में होता है, इसका हमेशा फॉर्मूला होता है। प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं है ना, उसका एक वैज्ञानिक नियम बता दिया जाता है, और ये हमेशा क्या होगा फॉर्मूले के फॉर्म में होगा। ये वैज्ञानिक नियम हम उसको कहते हैं। और परिकल्पना में बता चुका हूँ हाइपोथेसिस, ये क्या होती है, ये इनका प्रारंभिक तौर पर काम तो हो जाता है, लेकिन क्या है ये अंतिम सत्यापन इनका नहीं होता है, यानी कि लास्ट ये वेरीफाइड नहीं होती। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव का या किसी भी सब्जेक्ट का क्या है, आप उसमें तर्क होना चाहिए। जैसे आपने कोई बात बोली है तो उसमें तर्क होना चाहिए, और वो प्रायोगिक परिणाम भी आने चाहिए उसमें। जैसे आपने एक लॉजिक दे दिया कि यदि मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो लॉजिक है, 2 है
देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 है और ये भी क्या है 2, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकता है, तो यहाँ लॉजिक तो है। लेकिन और इसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि इसका परिणाम भी हमको मिल रहा है, यानी कि हमने दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और हमको उसका परिणाम भी मिल रहा है, और हमने उसमें एक लॉजिकल ऑपरेशन भी लगाया है ना, यानी कि मल्टीप्लाई इज अ लॉजिकल ऑपरेशन, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 करने पर क्या है 4 मिल रहा है, तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जब भी आप 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा। ये हो गया आपका साइंटिफिक एटीट्यूड, ये हो गया हाइपोथेसिस एंड दिस इज साइंटिफिक लॉस। चलिए पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, ये आपको लिखना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सभी, थ्योरी किसे कहते हैं, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी, यानी कि सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है। सिद्धांत का, थ्योरी का मतलब होता है हाइपोथेसिस डेवलप्ड on the basis of, hypothesis developed on the basis of, on the basis of, on the basis of some known laws of nature। Of some known laws of nature to explain physical system is called theory। देखो यहाँ पर क्या होगा, hypothesis developed on the basis of some knowledge, some known laws of nature to explain physical system is called theory। यानी कि ये हमसे कह रहा है कि जो हमको पहले से पता है ना, जो नियम हमको पहले से पता है, जो नियम हमको पहले से पता है, उसको किसी फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यदि हम यूज़ करते हैं, है ना, यदि हम किसी फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो एक थ्योरी बन जाता है ना, यानी कि एक सिद्धांत बन जाता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगा ये किसको कहते हैं थ्योरी। देखो हिंदी में क्या इसको लिखेंगे, भौतिक निकाय के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए, है ना, भौतिक निकाय के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को
सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखो तो ये पहली बात तो क्या होता है, जो थ्योरी होती है वो परिकल्पना होती है, मात्र क्या होती है, परिकल्पना होती है ना। इसका लास्ट वेरिफिकेशन किसी ने नहीं किया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपने सुना होगा निकोलस कॉपरनिकस का नाम सुना होगा सभी ना। कॉपरनिकस ने क्या बोला था कि हमारा जो सन है वो जो हमारा जो सौर मंडल है ना, जो हमारा स्पेस है, उसके क्या है, सेंटर में, उसके केंद्र में। और इसके बाद उसने कहा था कि ये जो बाकी के 8 ग्रह हैं, बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो क्या है, सर्कुलर वे में क्या है, मोशन कर रहे हैं ना, सर्कुलर वे में मोशन कर रहे हैं, कहा था इसे, यानी वृत्तीय गति कर रहे हैं, इनकी एक वृत्त है और उसमें घूम रहे हैं जो ग्रह। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तो ये क्या है, ये थ्योरी है, ये एक परिकल्पना मात्र है, यानी कि ये एक थ्योरी है। देखो भौतिक निकाय के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए, है ना, हाइपोथेसिस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉन लॉज ऑफ नेचर, यानी कि हमको ये तो पता है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्या है प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या है, सूर्य की के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो ये तो हमको क्या है, हमको पहले से पता है, सम नोन लॉज, ये हमको पहले से पता है। तो हम इसको फिजिकली वेरीफाइड करने के लिए जिस फिलॉसफी को या जिस हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं वो थ्योरी कहलाता है। तो इन्होंने पहले से, इनको पता था कि ये जो सन है उसके चारों ओर क्या है, ग्रह हैं, वो घूम रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने इसको क्या है, इस फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी थ्योरी बनाई कि इसके जो सेंटर में है वो क्या होगा, सन होगा, और इसके चारों ओर क्या होगा, सर्कुलर वे में क्या कर रहे होंगे ग्रह, मोशन कर रहे होंगे। ये कहा था कॉपरनिकस ने। लेकिन कुछ समय बाद फिर क्या होता है, कुछ समय बाद केपलर आते हैं, इसी के थोड़े समय बाद क्या आते हैं, केपलर आते हैं, और केपलर इनकी थ्योरी में कुछ चेंज कर देते हैं। केपलर है ना, केपलर आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो सन है वो सेंटर में तो है, सन जो है वो सेंटर में तो है, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या है, वो सर्कुलर वे में मोशन नहीं कर रहे हैं, वो एलिप्टिकल वे में मोशन कर रहे हैं। एलिप्टिकल वे, इस टाइप के वे में मोशन कर रहे हैं, एलिप्टिकल वे में मोशन कर रहे हैं। यानी कि क्या है, क्या किया इसने, एलिप्टिकल वे में क्या कर रहे हैं, ये मोशन कर रहे हैं। हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्तीय गति, दीर्घवृत्तीय गति कर रहे हैं, एलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ग्रह। तो देखो यहाँ पर इन्होंने इसी थ्योरी में कुछ चेंज कर दिया। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन लॉ। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी आपकी, है ना, कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण का नियम डिस्कस करेंगे। अभी तक तो ये क्या था, ये इंट्रोडक्टिव पार्ट ही चल रहा था आपका, है ना, और ये थोड़ा सा बोरिंग भी। तो ये केवल आपको इसकी आप एक स्टडी लगा लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। चलिए, थैंक यू क्लास।